भारत सरकार की नई उद्योग नीति एलपीजी एवं व्यापक आर्थिक सुधार की नीति की विशेषताएं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन और आलोचनात्मक वर्णन करो। 24 जुलाई 1991 को उद्योग राज्य मंत्री श्री पी जे कुरियन ने संसद में नई औद्योगिक और लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की, जिसका संबंध बड़े और मध्यम उद्योगों से था। 6 अगस्त 1991 को लघु उद्योगों के लिए दूसरी घोषणा अलग से की गई। बड़े और मध्यम उद्योगों के लिए 24 जुलाई 1991 को, लघु उद्योगों के लिए 6 अगस्त 1991 को औद्योगिक नीति की घोषणा। इसे एलपीजी नीति भी कहते हैं, ये व्यापक आर्थिक सुधार भी कहते हैं। 1991 की औद्योगिक नीति के उद्देश्य क्या हैं? पहला, अर्थव्यवस्था में अधिक खुलापन लाना। दूसरा, विदेशी सहयोग और भागीदारी को अधिक बढ़ावा देना। तीसरा, पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिक विकास करना। चौथा, निजी क्षेत्र को कार्य करने की पर्याप्त स्वतंत्रता देना। पांचवा, आधुनिक प्रतियोगी अर्थव्यवस्था का विकास करना। छठा, उत्पादन क्षमता में विस्तार को बढ़ावा देना। सातवां, निर्यातों को बढ़ाने के लिए आयातों को उदार बनाना। अर्थव्यवस्था उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित नीतियाँ। सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में नीति। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उपक्रमों में कमी लाना। 1991 में 17 से घटाकर 8 करना, 1993 में 6 करना। वर्तमान में केवल 2 क्षेत्र सार्वजनिक 2 उपक्रम या उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है। परमाणु ऊर्जा पहला। दूसरा, निम्नलिखित कार्यों को निजी क्षेत्र के लिए छोड़कर रेल परिचालन। वर्तमान में 2019-20 में आंशिक रेल परिचालन में निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। निम्नलिखित कार्यों को निजी क्षेत्र के लिए जिनको छोड़ा गया वे हैं: सार्वजनिक निजी सहभागिता से उपनगरीय गलियारा योजना बनाना। दूसरा, उच्च गति की रेलगाड़ी योजना बनाना। तीसरा, समर्पित मालगाड़ी रेलवे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाना। तीसरा, इंजन डिब्बों का निर्माण करना। चौथा, रेल विद्युतीकरण, सिग्नल, माल टर्मिनल, यात्रा टर्मिनल का निर्माण करना। छठा, औद्योगिक पार्कों से रेल लाइनों तक लाइनों की उपयोगिता संरचना और विकास करना। सातवां, जन त्वरित परिवहन प्रणाली बनाना। दूसरा, रुग्ण उपक्रमों की पुनर्स्थापना या पुनर्निर्माण पर बल दिया गया, सार्वजनिक क्षेत्र के जो रुग्ण उपक्रम है। तीसरा, सहमति समझौतों से कामकाज में सुधार करने पर बल दिया गया। चौथा, संसाधन जुटाने हेतु सार्वजनिक उपक्रमों के अंशों का विक्रय या विनिवेश करने का। ये अंश सहयोग निधियों, म्यूचुअल फंड, वित्तीय संस्थाओं, कर्मचारी और सामान्य जनता को बेचे जाएं। पांचवा, पेशेवर प्रबंध और अधिक शक्तियां दिए जाने का इसमें घोषणा की गई। ये सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में नीति अपनाने पर बल दिया गया। दूसरा, निजी क्षेत्र के संबंध में नीति। निजी क्षेत्र के संबंध में लाइसेंस व्यवस्था को लगभग समाप्त किया गया। परिशिष्ट 11 में केवल 5 उद्योगों के लिए लाइसेंस अनिवार्य रखा गया है। औद्योगिक नीति में एक परिशिष्ट 11 बनाया गया, जिसमें 5 उद्योगों के लिए वर्तमान में लाइसेंस लेना अनिवार्य है। वे उद्योग है पहला है शराब या अल्कोहलिक पेय पदार्थ डिस्टिलरी निर्माण करना। दूसरा, तंबाकू, सिगार और सिगरेट तथा तंबाकू निर्मित का अन्य विकल्प। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस, सभी प्रकार के रक्षा उपकरण। पांचवा, डिटोनेटिंग फ्यूज, सेफ्टी फ्यूज, गन पाउडर, नाइट्रो सेल्युलर तथा माचिस सहित औद्योगिक विस्फोटक सामग्री। और पांचवा है खतरनाक रसायन। दूसरा है कि क्रमागत निर्माण कार्यक्रम से मुक्ति पर बल दिया गया। तीसरा, वित्तीय संस्थाओं के ऋणों के पूंजी में परिवर्तित करने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। वित्तीय संस्थाओं के ऋणों को पूंजी में परिवर्तित करने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब तीसरी जो नीति बनाई है वो विदेशी विनियोग के संबंध में नीति बनाई है। पहला है विदेशी पूंजी विनियोग। 48 उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में विदेशी पूंजी निवेश सीमा को
40% से बढ़ाकर 51% किया गया। खनन के 3 उद्योगों में 50% किया गया। 9 अन्य उद्योगों में 74% किया गया। भविष्य में कुछ उद्योगों में बढ़ाकर 100% करने का सरकार का दृष्टिकोण माना गया है, जिसे जून 2016 में भारत सरकार द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति में बुनियादी उदारवादी बदलाव किए। खाद्य उत्पादों के व्यापार में 100% एफडीआई, रक्षा क्षेत्र में 100% एफडीआई, प्रसारण सेवाओं में 100% एफडीआई, पशुपालन मत्स्य पालन जल कृषि में 100% एफडीआई, ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट परियोजनाओं में ऑटोमेटिक रूट्स में 100% एफडीआई, एकल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग नियमों में ढील दी गई। घरेलू एयरलाइंस ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 49% एफडीआई सरकारी मंजूरी से 49% से ज़्यादा भी बढ़ाई जा सकती है घरेलू एयरलाइंस। दूसरा है विदेशों में रहे गैर निवासी भारतीयों को निवेश की छूट दी गई। आधारभूत सेवाओं में और संरचना में वो 100% निवेश कर सकते हैं। तीसरा है विदेशी पूंजी की स्वदेश वापसी की सीमा में भी वृद्धि की गई। 24% की उच्चतम सीमा को निदेशक मंडल के अनुमोदन से तथा कंपनी की साधारण सभा द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव से कंपनी की निर्गमित चुकता पूंजी को 40% तक बढ़ाया जा सकता है। चौथा, विदेशी पूंजी विनियोग आकर्षित करने हेतु विशेष बोर्डों का भी गठन किया गया है। पांचवा, आयात की सुविधाएं। इस नीति के अनुसार 2 करोड़ रुपए से अथवा कुल पूंजी के 25% से कम की उत्पादन मशीनें बिना किसी अनुमति के आयात की जा सकेगी। छठा है अन्य विदेशी पूंजी प्रस्तावों का अनुमोदन। ऐसा कोई प्रस्ताव जिसमें 51% पूंजी भी हो सकती है। जो पूंजीगत आयात के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा विदेशी पूंजी से नहीं जुटा पाते, उन्हें पहले की तरह ही पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी। विदेशी तकनीक के संबंध में नीति। चौथी है विदेशी तकनीक के संबंध में उच्च प्राथमिकता प्राप्त 35 उद्योगों के लिए विदेशी तकनीक समझौतों के स्वतः अनुमोदन का प्रावधान किया गया, परंतु विदेशी मुद्रा की मांग नहीं की जाएगी। दूसरा, गैर उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों को भी स्वतः अनुमोदन प्राप्त होगा, परंतु विदेशी मुद्रा की मांग नहीं की जाएगी। तीसरा, उक्त दोनों दिशाओं को छोड़कर उद्योग को विदेशी तकनीक का समझौता करना होगा तथा विदेशी मुद्रा भी चाहिए तो सरकार की अनुमति चाहिए। तकनीकी विशेषज्ञ नियुक्त करने या विदेशी तकनीकों का विदेशों में परीक्षण कराने के लिए विदेशी मुद्रा भुगतान की इजाज़त लेने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई। तीसरी जो नीति थी वो एकाधिकार और बड़े घरानों के संबंध में नीति थी, जिसमें एमआरटी एक्ट में संशोधन किया गया, जिसमें पहला, नई कंपनी स्थापित करने, एक कंपनी का दूसरी कंपनी में विलय करने, एक कंपनी द्वारा दूसरी को खरीदने तथा कुछ परिस्थितियों में कंपनी निदेशकों की नियुक्ति करने के लिए सरकार की पूर्वानुमति को समाप्त किया है। दूसरा, एमआरटीपी कंपनियों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी। तीसरा, एमआरटीपी आयोग व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से उपभोक्ताओं की शिकायतों की जांच का अधिकार दिया गया है, ताकि आयोग अपने दंडात्मक या पूरक अधिकारों का पूरा उपयोग कर सके। श्रमिकों के संबंध में भी नीति अपनाई गई है। श्रमिकों के हितों की रक्षा और कल्याण में वृद्धि के प्रयास किए जाएंगे। पहला, तकनीकों के परिवर्तन के अनुरूप उन्हें ठीक से प्रशिक्षित किया जाएगा। तीसरा, प्रबंध और समृद्धि में श्रमिकों को भागीदार बनाया जाएगा। चौथा, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी दी जाएगी। पांचवा, रुग्ण उद्योगों को ठीक करने की योजनाओं में भागीदारी देने के लिए श्रमिक सहकारी समितियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। अन्य विशेषताएं या नीतियां जो लागू की गई है लघु उद्योग क्षेत्र में। लघु उद्योग क्षेत्र में उद्योग अपनी अंशधारिता का 24% तक बड़े और अन्य औद्योगिक उपक्रमों को दे सकते हैं, जिससे इनको अधिक पूंजी और तकनीकी प्राप्त हो सके। कच्चे माल के आवंटन में सरकार द्वारा प्राथमिकता दी जाएगी। इनके उत्पादों की बिक्री बढ़ाने में सहकारी समितियां, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और अन्य व्यावसायिक एजेंसियों को विशेष कार्यभार सौंपा गया है। उद्योग स्थानीयकरण। 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में 15 अनिवार्य लाइसेंस वाले उद्योगों के वर्तमान में 5 अनिवार्य लाइसेंस वाले उद्योगों को छोड़कर शेष उद्योगों के स्थानीयकरण हेतु सरकार से अनुमति लेनी आवश्यक नहीं होगी। दूसरा, प्रदूषण नहीं फैलाने वाले उद्योग जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर,
प्रिंटिंग को 10 लाख से कम जनसंख्या वाले बड़े नगरों की परिधि में से 25 किलोमीटर दूर स्थापित करने की अनुमति दी गई है। औद्योगिक रुग्णता के संबंध में भी इसमें नीति अपनाई गई। पहला, रुग्ण औद्योगिक इकाई को समाप्त करने, बेचने अथवा श्रमिक सहकारी समितियों को सौंपने की नीति बनाई गई। दूसरा, श्रमिकों को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति हेतु राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष बनाया गया है। तीसरा, औद्योगिक रुग्णता की समस्या से निपटने के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड BIFR बनाया गया और उसको दायित्व सौंपा गया था। चौथी जो नीति बनाई गई वे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों की नई परिभाषा दी गई। वर्ष 2006 में नई परिभाषा दी जिसमें निर्माणी उद्योगों के साथ साथ सेवा उपक्रम को भी शामिल किया गया। निर्माणी उपक्रम जिसमें प्लांट और मशीनरी में निवेश पर आधारित है। सूक्ष्म उपक्रम जो निर्माणी उपक्रम सूक्ष्म उपक्रम वह होगा जिसमें 25 लाख रुपए तक प्लांट और मशीन में निवेश है। लघु उपक्रम वह होगा जिसमें 25 लाख से ज़्यादा और 5 करोड़ तक निवेश है। मध्यम उपक्रम वह होगा जो 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा और 10 करोड़ रुपए तक निवेश है। सेवा उपक्रम जिसमें संयंत्रों में निवेश पर आधारित। सूक्ष्म उपक्रम होगा जिसमें 10 लाख रुपए तक निवेश है। लघु होगा 10 लाख से ज़्यादा और 2 करोड़ तक निवेश है। मध्यम होगा उपक्रम मध्यम सेवा उपक्रम जिसमें 2 करोड़ से ज़्यादा और 5 करोड़ तक निवेश है। समय समय पर संशोधनों के पश्चात औद्योगिक नीति में शामिल है नवीन प्रवृत्तियाँ। पहला, सार्वजनिक क्षेत्र तो आरक्षित मदों की संख्या घटाकर 17 से 2 की गई। 9 मई 2001 को सुरक्षा उत्पादों में भी निजी क्षेत्र को छूट मिल गई है। दूसरा, लाइसेंस केवल 5 उद्योगों के लिए अनिवार्य रह गया है। तीसरा, आधारभूत संरचना विकास हेतु प्रमुख क्षेत्रों में निजी क्षेत्र को छूट दी गई है। चौथा, कई उद्योगों में विदेशी पूंजी निवेश की 100% छूट दी गई है। पांचवा, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में पूंजी विनिवेश की सुविधा प्रदान कर दी गई है। छठा, लघु और एंसिलियरी उद्योगों में संयंत्रों और मशीनों में निवेश की अधिकतम सीमा को 75 लाख से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया गया। 17 फरवरी 1999 में से घटाकर 1 करोड़ किया गया। अति लघु टाइनी यूनिट्स में 25 लाख तक निवेश की सीमा रखी गई। सातवां है, लघु उद्योगों को आरक्षित मदों को कम करते हुए वर्तमान में आरक्षण समाप्त कर दिया गया। 1977 में 873 मदें आरक्षित थी। 1991 में 836 मदें थी। मई 2002 में 51 वस्तुओं तथा 2003-04 बजट में 75 वस्तुओं को आरक्षित सूची से हटा दिया गया। 2002-03-04 अब सरकार ने आरक्षण को पूर्णतया समाप्त कर दिया लघु उद्योग के लिए आरक्षित उत्पादों। आठवां, NRI और OCBs ओवरसीज कमर्शियल बैंक्स को विदेशी निवेश करने हेतु उद्योगों की सूची का विस्तार किया गया जिसमें RBI के ऑटोमेटिक अप्रूवल से अंश पूंजी निवेश का प्रावधान है। नवा है, 22 उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में अप्रवासी भारतीयों तथा समुद्र पार निगमों ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज के अंश पूंजी निवेश पर 100% छूट दी गई। 10वां, 3 खनिज उद्योगों में भी अप्रवासी NRI और OBCs को 100% अंश पूंजी निवेश की छूट दी गई है। NRI और OBCs की पोर्टफोलियो निवेश की अधिक सीमा 30% करने की व्यवस्था की गई। निर्यात संवर्धन बोर्ड EPB की स्थापना की गई है। 1997-98 के बजट से अंशधारियों के हाथों में लाभांश पर लगने वाले आयकर को समाप्त कर दिया गया। इससे उद्योगों में अंशों के निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। चौथा, व्यक्तिगत आयकर और निगम कर की दरों में भारी कमी की गई है। RBI द्वारा CRR को घटाकर 15% से 4% किया। SLR को भी घटाया गया। 23 जनवरी 2007 को केंद्र सरकार ने अध्यादेश द्वारा SLR की न्यूनतम सीमा 25% को समाप्त कर दी गया। अब RBI आवश्यकता पड़ने पर 25% से कम भी SLR रख सकता है। अधिकतम सीमा इसकी 40% है SLR की। 16 है, लाभ अर्जित करने वाले 97 उपक्रमों सार्वजनिक को अधिक स्वायत्तता दी गई और उन्हें नीति निर्धारण और उनके क्रियान्वयन में स्वतंत्रता रहेगी। 17वां है, स्वतंत्र प्रशुल्क आयोग की स्थापना की गई।
18वां है, 9 चुने हुए सार्वजनिक उपक्रमों को नवरत्न श्रेणी प्रदान की गई। गेल और एमटीएनएल को भी इसमें शामिल किया गया। 19वां है, उद्योगों में विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा दिया गया। 20वां है, फिल्म निर्माण को उद्योग का दर्जा दिया गया। 21 है, आधारभूत संरचना में 100% विदेशी अंश पूंजी छूट दी गई है। 22वां है, उत्पाद शुल्क की 11 दरों को घटाकर 2 दरें बनाई गई हैं। 23वां है, औद्योगिक एकीकरण और विलीनीकरण के लिए कर प्रलोभन के साथ साथ अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। 24वां है, लघु उद्योग को प्रोत्साहन हेतु सुविधाओं में वृद्धि, नई साख बीमा योजना, प्राथमिकता ऋणों की व्यवस्था, उत्पाद शुल्क मुक्ति की पात्रता सीमा को बढ़ाया गया है। 25वां है, एमआरटीपी एक्ट के स्थान पर 2002 से प्रतिस्पर्धा एक्ट लागू किया गया है। 26वां है, वस्त्रों पर सैटवेट की दरों में परिवर्तन किया गया है। 27वां है, हथकरघा वस्त्रों पर उत्पादन शुल्क छूट 2002-3 में जारी रखी गई है, बशर्ते हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा प्रमाणन हो। 28वां है, सूक्ष्म लघु और मझोले या मध्यम उपक्रमों का वर्गीकरण वार्षिक टर्नओवर के आधार पर 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने के बाद पुनः किया गया है। उद्यम का प्रकार, वर्तमान निवेश सीमा 2006 से निर्धारित वार्षिक टर्नओवर के आधार पर जीएसटी लागू होने के बाद सूक्ष्म उद्यम, लघु उद्यम और मध्यम उद्यम का वर्णन। विनिर्माण उद्योग में सूक्ष्म उद्यम वह था से 25 लाख तक निवेश था प्लांट और मशीनरी में, और जिसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है। लघु उद्यम वह है जिसमें प्लांट और मशीनरी में निवेश 25 लाख से ज़्यादा और 5 करोड़ तक है, और जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक और लेकिन 75 करोड़ रुपए तक है। मध्यम उपक्रम वह है जिसमें प्लांट और मशीनरी में निवेश 5 करोड़ से ज़्यादा लेकिन 10 करोड़ तक है, और जिसका वार्षिक टर्नओवर 75 करोड़ से ज़्यादा हो लेकिन 250 करोड़ रुपए तक हो। सेवा क्षेत्र में जो वर्णन था, 10 लाख तक निवेश हो प्लांट और मशीनरी में सूक्ष्म उद्यम में, उसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक होना चाहिए, दोनों का 5 करोड़ रुपए। लघु उद्यम में 10 लाख से ज़्यादा किंतु 2 करोड़ तक निवेश हो, उसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा और 75 करोड़ तक होना चाहिए। मध्यम उपक्रम 2 करोड़ से अधिक और 5 करोड़ तक निवेश हो, उसका टर्नओवर 75 करोड़ से ज़्यादा और 250 करोड़ तक होना चाहिए। सीमा शुल्क की उच्च दरों को कम किया है। 30वां है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, विदेशी संस्थागत निवेशकों को अल्पकालिक पूंजी लाभ पर 30% की रियायती कर की दर प्रारंभ की गई है। अल्पकालिक पूंजी लाभ पर 30% के रियायती कर की दर प्रारंभ की गई है। 31, औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए उद्योगों को 5 वर्ष तक कर छूट की व्यवस्था है। पिछड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5 वर्ष तक कर छूट की व्यवस्था है। 32, विद्युत उत्पादन करने के लिए स्थापित इकाइयां भारत में कहीं भी स्थापित हो, उन्हें 5 वर्ष तक कर छूट का प्रावधान किया गया है। 34, लगभग सभी दवाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया है। 35, आधारभूत दूरसंचार सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी, विदेशी निवेश की अनुमति मिल गई है, उन्हें 15 वर्ष तक कर अवकाश मिलेगा। 36वां है, भारतीय कंपनियों को एडीआर और जीडीआर, एशियन डिपॉजिटरी रिसीट और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट निर्गमों के माध्यम से सरकार की पूर्व अनुमति के बिना 100% विदेशी निवेश की छूट मिल गई है। 37 उद्योगों में 2 लाख से अधिक की उधारियों पर न्यूनतम ब्याज की सीमा समाप्त कर दी गई है। 38वां, निर्यातों पर भी मात्रात्मक प्रतिबंध समाप्त तथा निर्यात उद्योगों को कई प्रकार की रियायत दी गई है। 39वां, कंपनियों की पूंजी निधियों को नए उपक्रमों में निवेश सीमा 5% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। 40वां, लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना 15 अगस्त 2000 से लागू। इस योजना के तहत लघु उद्योगों को बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के ऋण की सुविधा मिल गई है। 41, लाभांश कर निवेशकों पर नहीं लगेगा।
42 रेडीमेड परिधानों का निर्माण बड़े उद्योगों के लिए खोल दिया गया है। 43 बीमा क्षेत्र में निजी क्षेत्र को प्रवेश की छूट दी गई है। 49% विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति दी गई है। 44वां होटल और पर्यटन, नगरीय विकास, हवाई अड्डे, कोरियर सेवा और महानगरों में त्वरित परिवहन सेवा तथा औषधियों के क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश को छूट दी गई है। 45वां रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। 46 विदेशी निवेश को बढ़ावा देने हेतु विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का पुनर्गठन तथा विदेशी निवेश संवर्धन परिषद का गठन किया गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल का गठन किया गया। 47 जून 2016 में सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बुनियादी उदारवादी बदलाव किए। खाद्य उत्पादों के व्यापार में 100% FDI, रक्षा क्षेत्र में 100%, प्रसारण सेवाओं में 100%, पशुपालन, मत्स्य पालन, जल कृषि में 100%, एकल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग नियमों में ढील दी गई है। ब्राउन फील्ड क्षेत्रों में ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 74% FDI को मंजूरी। ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट योजना में 100% FDI। 48 है गवर्नमेंट टू बिजनेस पोर्टल G2B, देश के उद्योगों को एकल खिड़की सुविधा देने तथा व्यापारिक परिवेश को सुधारने हेतु केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराया जाएगा। नई औद्योगिक नीति के गुण क्या हैं? पहला, उदारवादी। दूसरा, उत्पादन में वृद्धि करना इसका लक्ष्य है। तीसरा, प्रतियोगिता में वृद्धि करना। चौथा, सार्वजनिक क्षेत्र की कुशलता में वृद्धि करना। पाँचवा, श्रमिकों के कल्याण में वृद्धि करना। छठा, लघु स्तर क्षेत्र के उद्योग को उचित महत्व दिया गया है। सातवां, शोध और विकास को प्रोत्साहन दिया गया। आठवां, क्षमता का पूर्ण उपयोग किया गया। नौवां, नवीन उद्योगों का विकास पर बल दिया गया। 10वां, क्षमता के विस्तार पर बल दिया गया है। 11वां, सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण का रास्ता भी खुला है। नई औद्योगिक नीतियों की कमियां, आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण होगा। दूसरा, क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि होगी। तीसरा, आर्थिक प्रभुसत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव होगा। चौथा, लघु स्तर के उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव होगा। पाँचवा, सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व कम हो जाएगा। छठा, कुशलता में वृद्धि नहीं होगी। सातवां, सामाजिक उद्देश्यों की अवहेलना हो जाएगी। आठवां, कृषि और उद्योगों में दूरी हो जाएगी। नवा, श्रमिक संघों का विरोध होगा। 10वां, बीमार उद्योगों की विकास नीति अस्पष्ट है। 11वां, पूंजीगत माल की आयात सीमा 2 करोड़ तक है, जो कि कम है। 12वां, विदेशी विनियोग सीमा 51% से अधिक निर्धारित करने की आलोचना की गई है। 13, व्यावसायिक उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिलेगा। 14, विदेशी प्रतिस्पर्धा से खतरा बढ़ेगा।